Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो विषय है वह है सामान्य अपवाद, दैवकृत्य, प्राइवेट प्रतिरक्षा, आवश्यकता, सांविधिक प्राधिकार, रक्षण अथवा बचाव के मामले और अंतिम अवसर का सिद्धांत। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले व्याख्यान में सामान्य अपवादों को लेकर बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं अपकृत्य के जिन पर हमने पहले से ही चर्चा कर रखी है, और जो अपवाद अन्य हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे प्रथम में जो अपवाद यहाँ हम देखेंगे वह है दैवकृत्य का। इसको अंग्रेजी में विस मेजर भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। तो ऐसे कार्य जो मानव द्वारा नहीं किए गए हैं, प्राकृतिक हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन कामों को, इन कार्यों को ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है, या एक्ट ऑफ गॉड है। तो एक्ट ऑफ गॉड के लिए किसी मानव को जिम्मेदार ठहराना यह कहां तक उचित है? तो यह अपवाद भी बहुत सारे मामलों में कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया है और माना गया है कि जब ऐसे मामले बनते हैं जहां पर एक्ट ऑफ गॉड है, उसमें किसी भी प्रतिवादी के ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती है और वह प्रतिवादी किसी भी प्रतिकर को देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपवाद है विस मेजर का। सिर्फ अपकृत्य विधि ही नहीं, अन्य कई विधियों में इस एक्ट ऑफ गॉड के अपवाद को सम्मिलित किया गया है और ऐसा माना गया है कि अगर यह एक्ट ऑफ गॉड है तो इसके लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी संविदा को जब हम करते हैं, किसी करार में जाते हैं, तो उस संविदा में कुछ शर्तें होती हैं। जो पक्षकार होते हैं वो आपसी सहमति के द्वारा उन शर्तों को उस संविदा में सम्मिलित करते हैं। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं किसी भी संविदा की, जो एक साधारण संविदा, जो स्टैंडर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें एक क्लॉज इस विस मेजर को लेकर भी होता है। चाहे वह इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वह किसी माल ढुलाई से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, या कोई अन्य बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे अनुबंधों में हम यह देखते हैं कि एक क्लॉज इस विस मेजर को लेकर भी रखा जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर एक्ट ऑफ गॉड है, वहां पर कोई भी पक्षकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है और उसको उसका कर्तव्य भंग नहीं माना जाता है। तो ऐसे में उसके ऊपर किसी भी जिम्मेदारी को आरोपित करना यह उचित नहीं माना जाता है। यहाँ अपकृत्य विधि में भी जब हम किसी अपकृत्य के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो अपवाद हैं उनका एक अपना महत्व है। हमने पिछले अध्याय में वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के बारे में देखा, इनएविटेबल एक्सीडेंट के बारे में देखा, हमने वहाँ पर कुछ अन्य अपवाद देखे। अब हम इस अपवाद को विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि क्या होता है ऐसे अपवादों में और क्यों प्रतिवादी को जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है और उसको प्रतिकर देना बाध्यकारी नहीं होता है। तो जब हम इस अपकृत्य के संदर्भ में दैवकृत्य को देखते हैं तो एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ अगर रखूं तो एक अपकृत्य के विकास में एक दायित्व का निर्धारण किया गया सबसे पहली बार कोर्ट के द्वारा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में, और इसमें एक कठोर दायित्व का सिद्धांत सम्मिलित किया गया अपकृत्य विधि में। यह एक नया अपकृत्य था और इस नए अपकृत्य में
5 अपवाद भी जोड़े गए और उन 5 अपवादों में से एक यह एक्ट ऑफ गॉड भी था। तो यह जानना जरूरी है कि इस एक्ट ऑफ गॉड को एक अपकृत्य जो कठोर दायित्व के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, उसके अपवाद के रूप में भी कोर्ट ने माना था। तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो रेलेंट्स वर्सेस प्लेचर का जो वाद था वह ऐसा माना जाता है कि अपकृत्य विधि के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो जब यह महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला वाद है और इसमें इसको शामिल किया गया, इस अपवाद को रखा गया, तो अवश्य रूप से इसकी जो प्रासंगिकता है वह ज्यादा है। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में जब कानूनी रूप से जब हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि अपकृत्य की जो यह विधि का अपवाद है, यह दैवकृत्य, इसमें हम किस तरह से इसको देखते हैं, तो इसमें 2 बातों का ध्यान रखा गया है। आप इस स्लाइड को भी देख सकते हैं कि जो 2 आवश्यक बातें होती हैं वो कौन सी होती है जिनका ध्यान रखना इसमें आवश्यक है। वह पहला कि प्राकृतिक शक्तियों का कार्य होना। तो यहां हमको समझना यह होगा कि 2 तरह के कार्य होते हैं, एक तो मानव कार्य होता है और एक प्राकृतिक कार्य होता है, जिसे एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ नेचर, कई नामों से हम जानते हैं। जो नेचुरली जो चीजें घटित होती हैं, और जो नेचुरली चीजें घटित होती हैं, क्या उनके लिए किसी मानव की जिम्मेदारी तय की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो हम यहां देखते हैं कि पहला जो है प्राकृतिक शक्तियों का कार्य होना आवश्यक है, और दूसरा है कि घटना असाधारण होनी चाहिए और ऐसी नहीं कि जिसका उचित अनुमान लगाया जा सके या फिर उससे बचाव किया जा सके। तो एक्ट ऑफ गॉड में भी जब हम देखेंगे जो ये नेचुरल फोर्सेज जहां काम करती हैं और जहां यहाँ प्राकृतिक शक्तियां जहां काम करती हैं, वहां भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वह किस तरह के कार्य हैं। क्या उनसे बचाव किया जा सकता है? क्या उनको रोका जा सकता है? क्या उनका घटित होना अपरिहार्य है? इन सब बातों को ध्यान में रख के बाद ही हम इस अपवाद का बचाव किसी भी प्रतिवादी को दे सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो प्रतिवादी का बचाव मुश्किल होता है। तो एक्ट ऑफ गॉड जो विस मेजर होता है, इसमें जो दैवकृत्य का यहां मतलब सीधा यही है कि जो प्रकृति द्वारा किया गया कोई कार्य है, मानव द्वारा किया गया कार्य नहीं है। सबसे पहले इस अंतर को समझना आवश्यक है, क्योंकि मानव द्वारा किए गए कार्य का जो स्वरूप होता है वह भिन्न होता है जो प्रकृति के द्वारा किए गए कार्य होते हैं। क्योंकि मानव जब स्वयं कोई कार्य करता है तो मानव अपने अंदर से उस कार्य को करते समय बहुत सारे बचाव, बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारे उपाय रखकर उस कार्य को करता है ताकि दूसरे को क्षति न हो पाए। तो जब हम यहाँ किसी प्राकृतिक कार्य के रूप में जब देखते हैं, किसी प्राकृतिक कार्य की बात करते हैं, तो इसमें हमको 2 बातों का देखना बहुत ही आवश्यक है कि यह निश्चित रूप से एक प्राकृतिक कार्य हो, मानवीय कार्य न हो। दूसरा कि यह अपरिहार्य हो और यह गंभीर हो, छोटी मोटी कोई घटना नहीं हो जिससे किसी का बचाव किया जा सके या कोई सावधानी बरती जा सके। तो इनके संदर्भ में हम दैवकृत्य को एक अपवाद के रूप में देखते हैं। और प्राकृतिक शक्तियां हैं, जब यह अपना कार्य करती हैं और इनसे जो क्षति होती है, तो उस संदर्भ में ही जो प्रतिवादी होते हैं वह प्रतिकर देने से बच सकते हैं। अगर जो क्षति हुई है वह किसी मानवीय कार्य से हुई है, तब यह बचाव प्रतिवादी को नहीं मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एक घटना घटित होती है उसमें 2 कार्य सम्मिलित होते हैं, कुछ तो प्रकृति के कार्य हैं और उसी में कुछ मानवीय कार्य भी होते हैं। तो वास्तव में जो क्षति कारित हुई है वह उस मानवीय कार्य की वजह से हुई है या उस प्राकृतिक कार्य की वजह से हुई है। तो जब हम इसका पता लगा लेते हैं कि नहीं, वास्तव में जो यह क्षति कारित हुई है यह किसी प्राकृतिक कारणों से हुई है और यह प्राकृतिक फोर्स थे, जो नेचुरल फोर्सेस थे, जो एक्ट ऑफ गॉड था, उसकी वजह से यह क्षति कारित की गई है, तभी इस बचाव का लाभ मिल सकता है। अन्यथा इस लाभ को प्रतिवादी नहीं ले सकता है। क्योंकि जब हम यहाँ एक केस के बारे में मैं आपको बताता हूं, रामलिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियर। सो इस नारायण रेड्डियर के केस में ऐसा हुआ था कि किसी को अपना माल ट्रक से भेजना था कहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन का मामला था।
और ट्रक में आपको पता है कि कई बार ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक जा रहा होता है, तो जब सड़क पर ट्रक जा रहा होता है माल को लादे हुए, तो उसमें कई तरह की संभावनाएं होती है, कई तरह के रिस्क होते हैं, कई तरह के कार्य हो सकते हैं उस ट्रक के साथ। और आपको पता है कि अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें ट्रक भी सुरक्षित नहीं होता है, और इस तरह के अपराध किसी ट्रक में रखे हुए माल के साथ भी हो सकता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब ट्रक माल को लेकर कहीं जा रहा था, तो एक अनियंत्रित भीड़ ने उस ट्रक पे रखे माल को लूट लिया। तो जब उस माल को लूट लिया गया तो इसके लिए एक वाद दायर किया जाता है और प्रतिकर की मांग की जाती है। तो जब प्रतिकर की मांग की जाती है, तब यहां जो प्रतिवादी है वह यह डिफेंस लेता है और इसका बचाव लेने की कोशिश करता है कि यह एक्ट ऑफ गॉड था, यह विस मेजर है, और चूंकि यह विस मेजर है, एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए यहां पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और मैं प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो आपको यहां यह समझना होगा कि जब यह सामान को लूटा गया, तो सामान को लूटना, क्या यह कोई प्राकृतिक कार्य है या यह मानवीय कार्य है? तो जब जैसे ही इस तथ्य को कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट ने जब देखा कि यह एक मानवीय कार्य है, यह किसी भी रूप से प्राकृतिक कार्य नहीं है, और जब इसमें यह पता चल जाता है कि यह मानवीय कार्य है, तो निश्चित रूप से उस मानवीय कार्य के लिए किसी भी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन जब ईश्वरीय कार्य होता है, जब प्राकृतिक कार्य होता है, तब इसका बचाव प्रतिवादी को मिल सकता है। और इस वाद में भी न्यायालय ने इसी बात पर ज्यादा बल दिया कि यह जानना जरूरी है कि मानवीय कार्य है या प्राकृतिक कार्य है। और जैसे ही हम यह देख लेते हैं कि यह मानवीय कार्य है और इसमें किसी मानवीय एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं है, तब हम ऐसा मानेंगे कि यह ईश्वरीय कार्य है या एक्ट ऑफ गॉड है। और जहां हम मानवीय एजेंसी का हस्तक्षेप देखते हैं, जहां मानवीय कार्य को देखते हैं, तो वहां पर आप इसको एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में, उस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ऐसा इस वाद में निर्णय दिया गया था। अब हम दूसरी बिंदु पर चर्चा करते हैं जो इसके संदर्भ में है कि जो भी यह घटना है, यह घटना असाधारण होनी चाहिए। साधारण घटनाओं के लिए एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस, इसका बचाव नहीं मिलता है। यह घटना असाधारण होनी चाहिए, और असाधारण से तात्पर्य यह है कि यह गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। यह छोटी मोटी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी घटना के लिए ईश्वरीय कार्य है या प्राकृतिक कार्य है, इसका बचाव अगर प्रतिवादी को दिया जाने लगे, तो ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जिनमें प्रतिवादी इसका लाभ लेकर प्रतिकर देने से बच जाएंगे, और जो पूरी अपकृत्य विधि की जो व्यवस्था है उसको हम ठीक से संचालित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस अपकृत्य विधि में प्रतिकर दिलाना, क्योंकि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको क्षति हुई है, उसको लीगल इंजरी हुई है, उसको प्रतिकर दिलाना ही एक उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं से यह बाधक हो सकता है। इसीलिए यहाँ यह निर्धारित किया गया न्यायालयों के द्वारा कि यह घटना छोटी मोटी घटना या कोई तुच्छ घटना ना होकर एक गंभीर घटना होनी चाहिए, असाधारण होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर बचाव दे सकते हैं। तो यहाँ 2-3 केसेस हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो वाद है वह है कि निकोल वर्सेस मार्सलैंड का एक केस है। सो ये निकोलस वर्सेस मार्सलैंड के केस में ऐसा क्या हुआ था कि एक वर्ष में वर्षा जो है वह असाधारण वर्षा होती है। क्योंकि वर्षा भी जब होती है, आपको पता है कि आम दिनों में बहुत ही हल्की फुल्की बारिश हुई, छोटी मोटी बारिश हुई, उन छोटी मोटी बारिशों को ध्यान में रखकर ही हम अपने सारे निर्माण कार्यों को करते हैं। लेकिन जब वर्षा बहुत ज्यादा हो, असाधारण हो, जैसे कि एक बार मुंबई में भी आपको पता है वर्षा इतनी असाधारण हुई कि बाढ़ आया और उस बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा क्षति हो गई थी और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो कुछ इसी तरह की एक असाधारण वर्षा वहां हुई थी, और उस असाधारण वर्षा का परिणाम यह हुआ कि 4 पुल बह गए, और उन 4 पुल बहने के वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। और उस नुकसान की भरपाई के लिए जब एक वाद दायर किया गया, तो इसमें इस बचाव को रखा गया सामने, कोर्ट के सामने, कि यह तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो विस मेजर है, और इसमें बचाव लेते हुए हमें
बाध्य नहीं किया जा सकता है प्रतिकर देने से। तो इसमें न्यायालय ने यह माना कि जब असाधारण वर्षा हुई और यह असाधारण वर्षा ऐसी थी कि मानव इतिहास में ऐसी वर्षा माना गया कि नहीं हुई थी, जिसकी वजह से 4 बड़े बड़े पुल बह जाएं, तो बिल्कुल एक असाधारण घटना थी। और यह जो ईश्वरीय कृत्य था, यह जो प्राकृतिक कृत्य था, यह असाधारण था, गंभीर श्रेणी का था, यह छोटी मोटी घटना नहीं थी। तो माना गया कि यह एक्ट ऑफ गॉड का बचाव यहां मिल सकता है और इसमें दिया गया एक्ट ऑफ गॉड का बचाव। दूसरा एक केस है जिसमें यह था कि समुद्र के माध्यम से कुछ काजू की डिलीवरी करनी थी, और समुद्र के माध्यम से जब काजू की डिलीवरी करनी थी और जब ट्रांसपोर्टेशन में वो काजू था, तो उसमें कुछ काजू के जो पैकेट्स थे उनका नुकसान हुआ। तो बाद में यह कहा गया कि चूंकि वहां जो तूफान आया था और वह तूफान इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से जो भार है उसको कम करने के लिए जो काजू के पैकेट्स थे उनको फेंकना पड़ा। तो जब इस तरह का बचाव न्यायालय के समक्ष रखा गया प्रतिवादियों के द्वारा कि काजू के जो कुछ पैकेट्स कम है इस ट्रांसपोर्टेशन में जो नहीं डिलीवर किए गए, उनका कारण कोई मानवीय कृत्य नहीं था, यह प्राकृतिक कृत्य था। चूंकि तूफान था और उस तूफान में जहाज के भार को कम करने के लिए इस काजू को फेंकना पड़ा। लेकिन यहां यह पाया गया कि जब आप किसी ट्रांसपोर्टेशन को समुद्र के रास्ते से करते हैं तो आपको पता है कि समुद्र में आमतौर पर तूफान आते रहते हैं, और समुद्र में के जो तूफान है वो कई बार छोटे होते हैं, मध्यम श्रेणी के होते हैं, कुछ गंभीर भी श्रेणी के होते हैं। तो इस बार जो तूफान थे, कोई भी ऐसे तूफान ऐसे नहीं थे कि जो आमतौर पर समुद्र में ना आते हो। तो ऐसे तूफान जो आमतौर पर समुद्र में आते हैं उनका पता आपको पहले से रहता है। तो जब आपको उनका पता पहले से है और आप उनको बचाने के लिए, उनसे बचाव करने के लिए जो उपाय कर सकते थे आपने नहीं किया, तो अब आप इस ईश्वरीय कृत्य, विश मेजर या प्राकृतिक कृत्य के बचाव का सहारा लेकर आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। तो ऐसा इसमें माना गया कि इसमें कुछ भी ऐसा असाधारण नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो सामुद्रिक अनियमितताएं हैं वह अक्सर होती रहती हैं और इसकी वजह से इसका बचाव नहीं दिया जा सकता है। इसी में अगर हम आगे देखें, एक कल्लू बलाम हेमचंद का वाद था। इसमें भी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई थी जिसकी वजह से किसी को चोट आई और उसने इसमें एक वाद दायर किया और प्रतिकर की मांग की। तो इस वाद में भी ऐसा देखा गया कि जो बारिश हुई है वह किस तरह की बारिश है, क्योंकि बारिश होना निश्चित रूप से ईश्वरीय कृत्य है। बारिश होने में किसी मानव का या मानवीय एजेंसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल जो बहुत सारे देश हैं और जो हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट है और जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके आधार पर हम आज के डेट में तो कृत्रिम बारिश वगैरह करा ले रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जो बारिश होती है वह प्राकृतिक कृत्य ही होती है, ईश्वरीय कृत्य ही होती है। तो इस वाद में जब तथ्यों को सामने रखा गया और जब यह कोर्ट से कहा गया कि हमको इसमें ईश्वरीय कृत्य का बचाव चाहिए, तो कोर्ट ने पूछा कि जो बारिश हुई थी उस बारिश को किस श्रेणी में आप देखते हैं, वह बारिश किस तरह की थी, क्योंकि बारिश जब होती है उसको हम मिलीमीटर या इंचेस में उसका मेजरमेंट करते हैं कि कितना मिलीमीटर का बारिश हुआ, कितने इंचेस की बारिश हुई। तो इस वाद में जब ऐसा पूछा गया कोर्ट के द्वारा कि जो बारिश हुई है वह किस श्रेणी की बारिश है, किस तरह की बारिश है जिसकी वजह से ये मकान की दीवार गिर गई और जिसकी वजह से किसी को चोट लग गई, तो उसमें जो तथ्य सामने रखे गए उसमें यह पाया गया कि जो बारिश हुई है वो 2.66 इंच की बारिश है। और 2.66 इंच की बारिश को कोर्ट ने भी माना कि यह किसी भी रूप में असाधारण बारिश तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सामान्यतया इस तरह की बारिश होती है। और इस तरह के वाद में जहां पर सिर्फ 2.66 इंच की बारिश उस दिन हुई थी और इसकी वजह से किसी इमारत की दीवार गिर गई है और जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी को कुछ नुकसान हुआ, उनके बच्चों की मौत हो गई है, तो ऐसे में जो भी प्रतिवादी हैं, यहाँ प्रतिवादी नहीं वादी पढ़ा जाएगा, ये एक चूक है। तो प्रतिवादी जो हैं वो विश मेजर का जो ये बचाव है उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में एक प्रश्न यहाँ ये भी है कि जो दिन था और जो बारिश हुई
वह कब हुई, क्या वह बारिश के दिनों में हुई या अन्य दिनों में हुई। तो बारिश के दिनों में 2.66 इंच की बारिश होना एक सामान्य सी घटना है, यह कोई असाधारण घटना नहीं है। तो इसलिए इसमें किसी भी तरह से इस मिसमेजर का या दैवकृत्य का बचाव प्रतिवादियों को नहीं दिया जा सकता है, और यहां कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि यह असाधारण प्रवृत्ति का मामला नहीं है। अब एक दूसरा अपवाद जिसको हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में जानते हैं, यह भी यहां आ रहा है, और इस प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो बचाव है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अपकृत्य के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं, प्राइवेट डिफेंस जो एक शब्द है ये बहुत ही प्रचलित शब्द है, बहुत ही मशहूर शब्द है, और इसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं। यहाँ तक कि जब हम आपराधिक विधि की बात करते हैं तो जब कोई अपराध कारित होता है उसमें भी हम एक डिफेंस के रूप में इस प्राइवेट डिफेंस को जानते हैं, और यह एक अच्छा बचाव माना जाता है। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं, और उनकी वजह से जो एक्यूज्ड हैं उनको बचाव मिलता है। तो अपकृत्य विधि में भी प्राइवेट डिफेंस को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रखी गई हैं न्यायालयों के द्वारा और उनके निर्णयों के द्वारा। तो इसके संदर्भ में भी जानना यह जरूरी है कि जो निजी रक्षा का बचाव है, जो प्राइवेट डिफेंस है, यह किस तरह का बचाव है और इसकी क्या क्या शर्तें हैं और इसकी क्या क्या परिसीमाएं हैं। इनको जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि क्या यह एक उपयोगी बचाव है या नहीं है। अब यहाँ जब भी हम किसी निजी रक्षा की या प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब हम अपने आप को या अपनी संपत्ति को, अपनी किसी वस्तु को बचाने के लिए किसी फोर्स का यूज करते हैं, किसी बल का प्रयोग करते हैं या किसी कार्य को करते हैं, तो उस कार्य को करने में हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, किस हद तक हम अपने वस्तुओं की रक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो यह जानना भी बहुत ही आवश्यक होता है इस तरह के बचाव के संदर्भ में। तो यहां भी जब हम देखते हैं कि जो निजी रक्षा का अधिकार है इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक मान्यता प्राप्त बचाव है। इस बचाव को मान्यता दी गई है, न्यायालयों के द्वारा मान्यता दी गई है, और किसी अन्य मामलों में जैसा मैंने आपको बताया कि जो संहिताबद्ध कानून है उनके द्वारा भी मान्यता दी गई है। तो यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जानना कि यह मान्यता प्राप्त बचाव है, और इस मान्यता प्राप्त बचाव में ऐसी क्या शर्तें हैं जिसको जानना किसी भी विधि के छात्र के लिए आवश्यक होगा। तो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है इसमें जो कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की या अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए किसी बल का प्रयोग करने के लिए अधिकारी है। तो जब वो प्रयोग करता है तो उस बल की सीमा क्या होनी चाहिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम एक्सटेंट बोलते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट दिस फोर्स कैन बी मेड। तो यहां पर जब भी हम इस फोर्स की बात करते हैं और इस बल की बात करते हैं तो एक्सटेंट के लिए देखना बहुत ही आवश्यक होता है कि वह किस एक्सटेंट का फोर्स है, क्या है। और जब यह कोई व्यक्ति अपनी निजी रक्षा के लिए, और यहां अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, पिता पुत्र का रिश्ता होता है, माता पुत्र का रिश्ता होता है, तो जो निकटतम संबंधी होते हैं कई बार उनको बचाने के लिए भी जो आप बल का प्रयोग करते हैं या जो कार्य करते हैं उनको भी निजी प्रतिरक्षा में सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्वयं के लिए ही आपको यह अधिकार मिलता है कि आप यह कार्य कर सकते हैं। यह अधिकार आपके निकटतम संबंधियों के संदर्भ में भी आपको मिलता है, और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया है यहाँ पे। लेकिन जब हम इसको किसी अन्य तरह के संबंधों के रूप में देखते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि कई बार जैसे आपके घर में कोई हेल्प करने के लिए व्यक्ति है और वह नौकरी कर रहा है, वह आपका हेल्पर है और उससे भी आपका एक आत्मीय लगाव है, और उसको भी अगर बचाना है और उसके लिए भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों तक इसको एक्सटेंड किया गया है, इसकी सीमाओं को, और उनको भी सम्मिलित
कराने का प्रयास किया गया है कुछ मामलों में, तो इसको भी जानना जरूरी है। किसी भी चोट से बचने के लिए जब कोई पीड़ित किसी बल का इस्तेमाल करता है तो उस बल को इस्तेमाल करने में जो खतरा है उसके किस अनुपात में होना चाहिए यह जरूरी है। तो उस अनुपात को समझना भी जरूरी है, जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो प्रोपोर्शन भी समझना जरूरी है कि आपको एक खतरा दिख रहा है जिससे बचाव करना है, तो उस खतरे के प्रोपोर्शन में ही आपको उस फोर्स को यूज करना है। उसके बियॉन्ड अगर आप कोई फोर्स यूज करते हैं तब आपको इसका बचाव नहीं मिलेगा। तो किसी भी मामले में जब कोई प्रतिवादी इस बचाव का लाभ लेना चाहता है तो कोर्ट के लिए यह देखना बिल्कुल आवश्यक है कि जो बल का प्रयोग किया गया, जो आत्मरक्षा के लिए कार्य किया गया, उसका प्रोपोर्शन क्या था उस संभावित खतरे को लेकर, उस संभावित कृत्य को लेकर जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर किसी के भूमि पर कोई अतिक्रमण करता है और अतिक्रमणकारी के विरुद्ध अगर उस भूमि का मालिक किसी ऐसे कृत्य को कारित करता है जैसे कि वह तलवार निकालता है और उसके पैर काट देता है कि तुमने मेरी भूमि पर कदम रखने का प्रयास क्यों किया, यह अतिचार है, यह एक ट्रेसपास है। और ट्रेसपास एक अपकृत्य है, और ट्रेसपास जब एक अपकृत्य है और आप उस भूमि पर प्रवेश कर गए तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उस कृत्य के विरुद्ध और अपनी भूमि को किसी संभावित कब्जे से बचाने के लिए आप इस तरह का फोर्स का प्रयोग करें, इस तरह के बल का प्रयोग करें कि आप एक तलवार लें और उसके पैर को काट दें। तो यह प्रोपोर्शनेट नहीं माना जाता है। तो इसका देखना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसे में जो प्रतिवादी है, जो उसका कृत्य है, उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वह यहां पर अपनी प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, जो स्वयं की प्रतिरक्षा का अधिकार है, जिसको हम प्राइवेट डिफेंस भी बोलते हैं, वह नहीं मिलेगा और दिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो यहां बल का प्रयोग किया गया वह संभावित खतरे से बहुत ही ज्यादा है, उसके प्रोपोर्शनेट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसको यहां पर इसका बचाव नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कानून ऐसे उपाय करने की भी अनुमति देता है जो संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से उचित रूप से आवश्यक हो। कई बार आपने देखा होगा कि हम संपत्ति की सुरक्षा के लिए बहुत तरह के कार्यों को करते हैं कि कैसे अपनी संपत्ति को बचाएं, और उसको सुरक्षित रखने के लिए हम बहुत तरह के उपाय करते हैं। स्वयं को बचाने के लिए भी हम बहुत तरह के उपाय करते हैं। तो इन सारे उपायों में जो एक एक्सटेंट होना चाहिए, जो एक लिमिटेशन होना चाहिए, वो उसकी कुछ शर्तें हैं, उनका पालन होना चाहिए, तभी आपको इस तरह के अपवाद का लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। अब हम इसको कुछ केसेस के माध्यम से भी देखेंगे। जैसे कि एक केस था बर्ड बनाम होलब्रुक। इस केस में यह भी एक अतिचार का केस था, जैसा मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था, उसमें पैर काट लिया गया था और उदाहरण में न कि किसी केस में। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भूमि का मालिक है उसने एक स्प्रिंग गन वहां रखा हुआ था, और जैसे ही कोई अतिचार करेगा उस स्प्रिंग गन से फायर होगा और वह गोली उस अतिचारी को लग जाएगी। लेकिन यहां इस वाद में यह देखा गया कि जब आप अपने भूमि पर अपना जो भी आपका बाग बगीचा भूमि जो लैंड है उसमें आपने इस तरह के एक खतरनाक वस्तु को रखा है, स्प्रिंग गन को, निश्चित रूप से आपने किसी अतिचारी से बचाने के लिए इसको रखा हुआ है, लेकिन आपने इसका कोई नोटिस नहीं दिया है। किसी को यह नहीं पता है कि आप इस लेवल के फोर्स का यूज कर सकते हैं किसी एक साधारण अतिचार को लेकर, क्योंकि अतिचार भी कई तरह के होते हैं। कई बार आप अपने घर को किसी रॉबरी से बचाने के लिए रखते हैं, कई बार चोरी से बचाने के लिए, कई बार डकैतों से बचाने के लिए। तो इन सब में अंतर होता है, किस लेवल का फोर्स होना चाहिए। अगर सिर्फ संभावित चोरी है तो उसके लिए बचाव अलग हो गए, अगर संभावित जो खतरा है वह रॉबरी का है तो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, अगर डकैती का है थोड़ा और बढ़ सकते हैं। तो एक्सटेंट तय करना यह आपका काम है, और आपको देखना होगा कि हम किस एक्सटेंट में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और यहां तो आपने एक स्प्रिंग गन लगाया हुआ है जो फायर होगा जब कोई अतिचारी आएगा, तो अतिचारी किस प्रवृत्ति का है यह भी देखना आवश्यक है, क्योंकि अतिचार एक साधारण अतिचार है या कोई विशेष अतिचार है।
अगर कोई विशेष अतिचार होगा तब तो समझ में आता है कि आप इस लेवल का फोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हर एक साधारण अतिचार में अगर इस लेवल के फोर्स को यूज करने लगे, हर एक कोई साधारणतया जो आपके जमीन पर प्रवेश कर जाए और ये स्प्रिंग गन फायर कर दे और उसको गोली लग जाए और इस बात का नोटिस आपने किसी को दिया भी नहीं है, तो माना जाएगा कि यहाँ जो फोर्स का यूज हुआ है वह जरूरत से ज्यादा हो गया है। तो इस केस में भी ऐसा माना गया कि जो अतिचारी घायल हुआ है, क्योंकि अतिचारी ने तो अपकृत्य किया है, ठीक है, वो घायल हुआ, तो घायल हुआ तो आपने बचाव क्या लिया उसका कि ये प्राइवेट डिफेंस था और प्राइवेट डिफेंस की वजह से हमने उसको घायल किया। तो इस तरह के डिफेंस को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है और अदालत ने माना कि यहाँ जो वादी है उसको प्रतिकर मिल सकता है, क्योंकि जो बल प्रयोग किया गया था वह आवश्यकता से अधिक था। अब एक दूसरा केस है रामानुज मुदाली वर्सेस एम गंगन। इस केस में ऐसा क्या हुआ था कि इसमें भी एक भूमि मालिक जो था उसने कुछ बाड़ वगैरह लगाई थी। आपको पता है जब जमीन में अतिचार को रोकना होता है तो कई बार बाड़ लगाए, कटीले तार लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं, और उसी में आपने देखा होगा कई बार लोग दीवालों पे कांच वगैरह भी लगा देते हैं, कांच के टुकड़े लगा देते हैं, कई बार वहां पे कील भी लगा दी जाती है। तो कील से स्वाभाविक रूप से किसी अतिचारी को नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। जो शीशे के टुकड़े लगाए गए हैं उससे भी किसी अतिचारी को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के कार्य सामान्यतः लोग करते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो भूमि मालिक था उसने बाड़ लगाने के उद्देश्य से उसने बिजली का तार वहां पे लगाया, उसमें बिजली का तार लगाया। तो जब उस बिजली के तार की वजह से किसी वादी को चोट लगी तो यहां उन लोगों ने वाद दायर किया कि वह उत्तरदायी है क्योंकि उसने बिजली का तार लगा दिया है वहां पे। ठीक है कि यह अतिचार का मामला है, लेकिन उस अतिचार के लिए अब बिजली के तार को लगा देना और उस बिजली की तार की वजह से अगर किसी को चोट लगती है तो यह निश्चित रूप से कोई भी कहेगा कि यह कुछ जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक है। तो आवश्यकता से अधिक जब इस तरह का बल का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से यह बचाव नहीं मिलेगा और इसको देने में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अब हम एक और वाद को देखते हैं, यह भी एक बड़ा रोचक वाद है, यह होम्स बनाम बैगे का वाद है। इस वाद में ऐसा होता है कि आपको पता है कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो स्टेडियम वगैरह में लोग अपना जाते हैं खेलने के लिए और वहाँ पे दो पक्ष होते हैं और दोनों आपस में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, आप आपस में क्रिकेट का मैच खेलते हैं। तो इसी तरह से एक स्टेडियम में एक क्रिकेट का मैच होना था और जो इसमें वादी था वह दर्शक दीर्घा में था और जो प्रतिवादी था वह कैप्टन था एक टीम का। तो कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई खिलाड़ी कम हो गया तो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आ जाओ, और दोनों उस क्लब के सदस्य थे, वादी दर्शक दीर्घा में था और यह प्रतिवादी उस ग्रुप का कैप्टन था। तो उसमें ऐसा हुआ कि कोई खिलाड़ी की कमी हो गई या कुछ कारण रहा होगा, तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ और खेलो, और इसके लिए उसने उसको ज्यादा प्रेरित किया और उसको मजबूर किया कि वह उसकी टीम में शामिल हो जाए। और इसी क्रम में कुछ ऐसे नियम होते हैं खेल के, आपको पता है कि एक ड्रेस होता है, उस ड्रेस में खेलना होता है, और उसको लेकर भी प्रतिवादी ने उस वादी को कई बार ये कहा कि तुम ऐसे कर लो, और उसका कपड़ा वगैरह कोट वगैरह बदलने के क्रम में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उससे उत्तेजित होकर जो कोट उतारने का जो लहजा था उससे उत्तेजित होकर उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। जो वादी थे उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि प्रतिवादी के निर्देश पर जबरदस्ती यहां हुआ फोर्स का प्रयोग करके उस वादी को उस स्टेडियम से बाहर कर दिया गया और इस क्रम में उसको कई सारी चोटें लगी। अब वह यहां पे क्या करता है कि एक वाद दायर करता है और इस वाद को दायर करके प्रतिकर की मांग की जाती है, और इस प्रतिकर के लिए जब कोर्ट के समक्ष दलीलें दी जाती हैं तो उसमें जो प्रतिवादी की जो महत्वपूर्ण दलील सामने आती है वो यह कहता है कि जमीन पर उसका कब्जा है और उस कब्जे की वजह से यह एक अतिचारी है और इसको बाहर कर दिया गया, तो हमने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को मानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वह उस टीम का सिर्फ कैप्टन था और जो क्लब थी उसका एक सदस्य मात्र था, और जो स्टेडियम था वह जो जमीन थी, जो भूमि थी, वह उस क्लब की थी। हाँ, आप उसके सदस्य जरूर हैं लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं।
तो जो ये मालिक होने की दलील थी, कब्जा होने की दलील थी कि हमारा कब्जा है इस पर, इसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने यह माना कि जो प्रतिवादी की याचिका है वह उचित नहीं है, क्योंकि मैदान का कब्जा क्लब की समिति के पास था और प्रतिवादी का जो उत्तरदायित्व है वह बनता है। तो इस केस में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आपने जो बल का प्रयोग किया वह किसी भी रूप में उचित नहीं था, यह आत्मरक्षा के लिए किया गया बल का प्रयोग नहीं था, क्योंकि उस भूमि के ना तो आप मालिक थे, ना ही वह भूमि आपके कब्जे में थी, क्योंकि भूमि का मालिकाना हक उस क्लब के पास था, उस समिति के पास था और कब्जा भी उस समिति के पास था। आप उस क्रिकेट टीम के एक कैप्टन थे और कैप्टन होने के नाते आप किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि यह अतिचारी है और इसको बाहर करेंगे और उसके लिए आप किसी बल का प्रयोग करें। तो ऐसा इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया। अब हम जब आगे बात करते हैं कि संपत्तियां जो होती हैं और उसमें जो हमारा लाइव स्टॉक होता है, कई बार जो हमारे जानवर होते हैं वो भी संपत्ति के रूप में देखे जाते हैं, उनको लेकर क्या ऐसी धारणाएं हैं इस तरह के वाद में, जहां पर प्राइवेट डिफेंस को एक बचाव के रूप में लिया जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग केस है मॉरिस वर्सेस नुगेट का। इस केस में ऐसा था कि जो प्रतिवादी था वादी के घर के पास से गुजर रहा था और वादी का कुत्ता बाहर भागा और प्रतिवादी के गटर को काट लिया, और जब प्रतिवादी ने पलटकर अपनी बंदूक उठाई तो कुत्ता भाग गया, और जब कुत्ता भाग रहा था तब उसने उस पर एक गोली चलाई। तो जब कुत्ता भाग रहा है और अब आप उस पर एक गोली चला रहे हैं, तो यह किस तरह का कृत्य है और इसका जो प्रोपोर्शन है, जो एक्सटेंट है, वो क्या है? क्या यह बल का प्रयोग आवश्यक था इस परिस्थिति में? क्या यह वास्तव में आपकी रक्षा के लिए था? तो ऐसा पाया गया कि यह कुछ ज्यादा हो गया। कुत्ता ऑलरेडी भाग रहा था, जब कुत्ता ऑलरेडी भाग रहा है तो ऐसे में गोली चलाने का कोई औचित्य बनता नहीं था। तो इस तरह के भी वाद आपके सामने आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि जो बल का प्रयोग किया गया आपकी संपत्ति की रक्षा के लिए वह जरूरत से ज्यादा था, तो आपको इसका बचाव नहीं मिल सकता है। एक दूसरे वाद में भी, जहां पर ये घोड़ों की लड़ाई का ये वाद है कि एक जो घोड़ा था वह बार बार कई बार घोड़े भी कई तरह के होते हैं, आपको पता है कि कुछ घोड़े शांत होते हैं, कुछ घोड़े आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस वाद में जो एक प्रतिवादी घोड़ा गाड़ी चला रहा था और घोड़ों की जोड़ी द्वारा संचालित थी, और एक दुष्ट घोड़े ने बार बार घोड़ों की जोड़ी पर हमला किया। तो जो प्रतिवादी की जो घोड़े थे उनके ऊपर एक घोड़े ने, जो अशांत प्रवृत्ति का घोड़ा था, उसने आक्रमण किया और यह आक्रमण जारी था, वो बार बार कर रहा था। और इससे क्या हुआ कि प्रतिवादी ने एक भाला लिया और उस घोड़े को खोप दिया और यह उसके पिछले हिस्से में लगा, जिससे वह चोटिल हो गया। अब इसके बाद एक वाद लाया जाता है और उस वाद में यह कहा जाता है कि चूंकि हमारी संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया है तो आप प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रतिकर को देने के लिए, उत्तरदायित्व ठहराने के लिए जब वाद आया, तब इसमें इन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो हमारा प्राइवेट डिफेंस है, हमने बचाव के लिए ऐसा किया है। तो क्या बचाव के लिए इस तरह के कृत्य को किया जा सकता था और क्या यह आवश्यक था? क्या यह जरूरत से ज्यादा था या जरूरत से कम था? इसको देखना भी आवश्यक था। तो इस वाद में जब उस घोड़े की मृत्यु हो गई इस चोट के बाद, तो वादी के मुकदमे पर कोर्ट ने भी यह माना कि जो प्रतिवादी की कार्रवाई थी वह उचित थी, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा उसे रोकने के बहुत सारे प्रयास किए गए और उन सारे प्रयासों के बावजूद वह बार बार हमला कर रहा था। तो ऐसा देखा जाता है कि जब आपने प्रयास किया कि इससे बचा जा सके, आपके अनेक प्रयास हुए और उन अनेक प्रयासों के बावजूद जब यह कार्य नहीं रुका, तब आपने एक बल का प्रयोग किया। तो यहां यह आवश्यक है कि कोर्ट भी इस बात को समझे कि हां, जब उसने पहले बहुत सारे प्रयास कर लिए थे, उसके बाद उसने इस तरह के एक फोर्स का प्रयोग किया है और उसमें इस तरह के चोट को कारित किया गया है, तब यहां पर उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती है। अब हम एक अन्य अपवाद के बारे में बात करेंगे और यह अपवाद है आवश्यकता का अपवाद, जिसको हम अंग्रेजी में नेसेसिटी भी बोलते हैं। आपराधिक विधि में भी इस तरह के बचाव का
दिया गया है और इस तरह के बचाव का उपयोग बहुत सारे मामलों में एक्यूज्ड करते हैं नेसेसिटी का। और यह एक डिफेंस है, जो जनरल डिफेंसेस का चैप्टर है आपराधिक विधि में, वहां भी इसका उल्लेख मिलता है। और अपकृत्य में भी यह देखा जाता है कि कई बार जब नेसेसिटी है, जब आवश्यकता है, तब आप कोई कृत्य करते हैं और उस आवश्यकता में किए गए कृत्य के लिए आपको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो यहां हम देखते हैं कि जब आवश्यकता है और आप मजबूर हैं किसी कार्य को करने के लिए, आप उस आवश्यकता की वजह से किसी कार्य करने को मजबूर हैं और उसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को हानि होती है, क्षति पहुंचती है और वह आपके विरुद्ध एक वाद लाता है, तब आपके पास एक बचाव मिलता है यह कहने के लिए कोर्ट के सामने कि नहीं, हमने जो किया है यह आवश्यकता के रूप में किया है और इस आवश्यकता में यह करना जरूरी था और इससे अगर आपको कोई हानि हो रही है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि कुछ चावल की बोरियां हैं और एक नाव पर हैं और उनको किसी समुद्र में जब वह फंस जाती हैं और तूफान है वहां पे, उसको हल्का करने के लिए उसको फेंक दिया जाता है और नाव में बैठे जो व्यक्ति हैं उनको बचा लिया जाता है। तो नाव में व्यक्ति भी हैं, नाव में वस्तु भी है और नाव नदी में है या समुद्र में है या किसी झील में है। अगर कोई तूफान आ जाता है तो अब आपको यह तय करना होगा कि अब हमारी आवश्यकता किसको बचाने में है। क्या हम यहां संपत्ति को बचाएंगे या हम यहां मानव को बचाएंगे। तो अगर आप तय करते हैं कि नहीं, मानव का बचाया जाना आवश्यक है, तो अवश्य रूप से आप जो संपत्ति है उसकी हानि सहने को तैयार हैं, आप उसको नुकसान में डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ चावल की बोरियों को अगर फेंक दिया जाता है तो किसी भी रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आपने कोई हानिकारित की है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य था यहाँ पे वह मानव के प्राण को बचाना था और मानव को प्राण के बचाने के क्रम में आपने इस संपत्ति का नुकसान किया है। तो मानव के प्राण को बचाना एक आवश्यकता थी, एक नेसेसिटी थी। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि आप इस कार्य को करें और उस कार्य को अगर आप नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़े नुकसान की संभावना होती है। तो उस बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आप कोई एक छोटा नुकसान करते हैं तो यह माना जाता है कि यह एक अच्छा बचाव है और आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन हाँ, यहां भी यह देखा जाता है कि आपका जो एक्सटेंट है वह क्या है, किस लेवल का है, किस श्रेणी का है, इसको भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अब हम यहाँ पे अगर देखें एक उदाहरण के रूप में कि घर में आग लग गई है। अब घर में आग लग गई है तो उसको बचाने के लिए कोई प्रवेश करता है। कई बार आपके पड़ोसी प्रवेश करते हैं, कई बार आपके रिश्तेदार प्रवेश करते हैं और कई बार ऐसे भी लोग प्रवेश करते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह राह चलते हुए लोग हैं जो प्रवेश करते हैं और आपके प्राणों को बचाने का प्रयास करते हैं, या उस भूमि पर या उस भवन में, उस इमारत में जो भी लोग हों उनके प्राण को बचाने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रयास के क्रम में अगर कोई अपकृत्य होता है, जैसे कि एक अपकृत्य तो अतिचारी हो गया कि बिना अनुमति आप किसी के भूमि पर आप जाते हैं, तो एक अतिचारी हो गया, या कुछ और भी अपकृत्य हो सकता है। तो क्या यह देखा जाएगा कि आपको कोई बचाव वहां है, और बचाव है तो किस तरह का बचाव है। तो यहां देखा गया कि नेसेसिटी का एक जो आपको बचाव है, डिफेंस है, वो आपको मिल सकता है। तो जब किसी घर में आग लगी है और कोई स्ट्रेंजर जो आपको जानता भी नहीं है वह प्रवेश करता है और कोई अपकृत्य कारित हो जाती है इस क्रम में, तो इस क्रम में अगर कोई अपकृत्य घटित हो रही है तो उसके लिए उस राहगीर को दोषी ठहराना कहां तक उचित होगा। और जब आप उस राहगीर को दोषी ठहराए रहे होते हैं तो वह एक प्रतिवादी के रूप में अपने बचाव में इस आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करा सकता है या नहीं करा सकता है, प्रश्न यह है। तो यहां यह माना गया है बहुत सारे वादों में, बहुत सारे केसेस में, कि हाँ, ऐसी परिस्थितियों में उसको यह बचाव मिलेगा और उसको प्रतिकर नहीं देना होगा और वह किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एक केस है कोप बनाम शार्प। इसमें भी जो वादी की भूमि थी उसमें आग का प्रसार रोकने के लिए जो प्रतिवादी है वह प्रवेश कर रहा है। प्रतिवादी जो था वह किसी व्यक्ति का नौकर था और उसका स्वामी
उसी भूमि पर शिकार के लिए जाता था, अक्सर शिकार के लिए जाता था, तो अनुमति मालिक को थी, ना कि नौकर को। तो इस वाद में यह हुआ कि जब भूमि पर आग लगी है और उस आग में उसका स्वामी भी घिरा हुआ है, और उस स्वामी को बचाने के लिए जब यह व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है ताकि उसके प्रसार को रोका जा सके, उस आग के प्रसार को रोका जा सके, तो इसमें यह देखना जरूरी है कि जो प्रतिवादी का कार्य है वह कितना युक्ति युक्त है और कितना आवश्यक है। तो इस वाद में आप देख सकते हैं कि जो प्रतिवादी का कार्य है, जिसमें वह अपने स्वामी को बचाना चाहता है, और खतरा जो है वह बड़ा है, आसन्न है और वास्तविक है, और इस वास्तविक, क्योंकि आग लगी हुई है उस भूमि में, और इस वास्तविक और आसन्न खतरे से बचाने के लिए जब वह वहां प्रवेश करता है, तब यह युक्त आवश्यकता माना गया और यह धारित किया गया कि प्रतिवादी अतिचार के लिए उत्तरदायी नहीं था। तो आपको देखना होगा कि जो आवश्यकता का सिद्धांत है, जब उसको हम लागू करते हैं तो किस व्यक्ति को यह मिल सकता है और किस संदर्भ में मिल सकता है। तो यहां एक नौकर है और अपने स्वामी को बचाने के लिए जब वह यह अतिचार करता है, अपकृत्य करता है, किसी अन्य की भूमि में बिना अनुमति प्रवेश करता है, तो यहां जो कारण है वह आग के प्रसार को रोकना है और अपने मालिक की जान की रक्षा करनी है। तो इसे एक आवश्यकता माना गया न्यायालय के द्वारा और कहा गया कि यहां कोई भी अपकृत्य नहीं बनता है इस प्रतिवादी के द्वारा। एक और वाद है, यह भी एक रोचक वाद है, क्रिक वर्सेस ग्रेगरी का। इसमें ऐसा हुआ था कि जो कोई एक मिस्टर एक्स है और उसकी मृत्यु हुई है, और उस मृत्यु के समय जब उसकी सिस्टर इन लॉ, जो उसकी भाभी है, मृत्यु जो प्रलाप होता है, बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, मृत्यु प्रलाप होता है, तो उस वक्त जो बहुत सारे वैल्यूएबल्स थे, जो गहने वगैरह थे, उनको चोरी से बचाने के लिए वह कहीं और रख देती है, उनको कमरे से हटा देती है जहां वह मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो बाद में ऐसा होता है कि किसी वजह से वास्तव में उन आभूषणों की चोरी हो जाती है, और जब उन आभूषणों की चोरी हो जाती है, कोई अज्ञात व्यक्ति उसको चुरा लेता है, तो संभावित चोरी से बचने के लिए आपने उन महत्वपूर्ण आभूषणों को, जो मूल्यवान आभूषण थे, आपने मृत्यु के व्यक्ति जहां था वहां से हटाकर कहीं और रखा, और बाद में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस आभूषण को ही चुरा लिया। तो जब बाद में, और वो आभूषण उस मृत व्यक्ति के थे, तो जब उस मृत व्यक्ति के जो एग्जीक्यूटर्स थे, जो उसके विल के एग्जीक्यूटर्स थे, उन्होंने आपको यह कहा कि नहीं, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपने वहां से क्यों हटाया, आपने यह गलत कार्य किया और आप पर जिम्मेदारी होती है। तो यहां यह देखना जरूरी है कि क्या ऐसी आवश्यकता थी कि जो उनकी भाभी थी, उनको वहां से यह मूल्यवान जो आभूषण थे उनको हटाना जरूरी था। तो इसमें जब तथ्य सामने आए कोर्ट के, तो कोर्ट ने देखा कि जो आवश्यकता की दलील है यह किसी भी रूप में उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मृत है और उसके जो संबंधी हैं, और वहां पर जो मृत्यु विलाप हो रहा है, जो प्रलाप हो रहा है, और उसमें अगर आपके दिमाग में अगर कोई गहने और मूल्यवान वस्तु और ये सब आ रहे हैं, तो इसको कहीं से भी आवश्यकता नहीं देखा जा सकता है। आपको संदर्भ भी समझना जरूरी होगा कि किस समय में यह घटना घटित हुई है। तो आपने जो वहां से उसको हटाया, क्या यह हटाना आवश्यक था या नहीं था? पूरे वाद का जो निर्णय था इसी पर निर्भर कर रहा था कि क्या वो आवश्यक था या नहीं था, क्योंकि अगर वो आवश्यक था तब तो एक बचाव मिल जाता उनको, अगर आवश्यक नहीं था तो उनको इसका बचाव नहीं मिलता और उनको प्रतिकर देना होता। तो यहां यह माना गया कि जो भी उनकी आवश्यकता की दलील थी उसको अदालत ने निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, और यह निर्णित किया कि गहनों के मामले में उनका हस्तक्षेप इन परिस्थितियों में बिल्कुल ही अनुचित था। तो इसको अनुचित माना गया कि जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी, यह किसी की मृत्यु हुई है, प्रलाप चल रहा है, और उन परिस्थितियों में आप किसी मूल्यवान वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे हैं, तो इसको किसी भी रूप में नेसेसिटी तो नहीं कहा जा सकता है, आवश्यकता तो नहीं कहा जा सकता है। और चूंकि यह आवश्यकता नहीं है तो इसका बचाव आपको नहीं मिलेगा, और जब इसका बचाव आपको नहीं मिलेगा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप जिम्मेदार हैं अपने कृत्य के लिए। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि एक और अपवाद है जिसको हम सांविधिक प्राधिकारी के रूप में जानते हैं,
और यह अपवाद भी बहुत ही प्रचलित अपवाद है। इसको हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के रूप में भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि अथॉरिटी का अर्थ होता है, आपको पता है कि कमांड, और किसी कमांड के साथ जब आप किसी कार्य को करते हैं और यह कमांड आपको किसी लॉ ने दिया है तब आप इस कार्य को करते हैं, तो इसको हम सांविधिक प्राधिकार कहते हैं। सो बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं, कुछ सामाजिक अधिकार होते हैं, कुछ पारिवारिक अधिकार होते हैं, और कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, और कुछ सांविधिक अधिकार होते हैं, और कुछ सांविधिक अधिकार होते हैं। तो सांविधिक अधिकार और सांविधिक अधिकार दोनों में अंतर होता है। संविदा के आधार पर जो आपको अधिकार मिला वो सांविधिक अधिकार होता है, और सांविधिक अधिकार मीन्स आपका जो यह अधिकार है यह किसी विधान के द्वारा मिला है, कानून के द्वारा मिला है। और सामान्यतः जो अधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, और वह जो कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वह सांविधिक अधिकार और प्राधिकार करते हैं, और यह प्राधिकार उनको किसी कानून के द्वारा दिया जाता है। और कानून उनको ऐसा प्राधिकार देता है कि किसी कार्य को सुनिश्चित कराना होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पुलिस अधिकारी को बहुत सारे प्राधिकार दिए जाते हैं, जो लोग अभियोजन में काम करते हैं उनको बहुत सारे प्राधिकार दिए जाते हैं, जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं उनको बहुत सारे प्राधिकार दिए जाते हैं, जो लोग प्रशासन में काम करते हैं उनको बहुत सारे प्राधिकार दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जब वह काम करती हैं उनको बहुत सारे प्राधिकार दिए जाते हैं, जैसा कि रेलवे, जैसा कि एयरलाइन, या अन्य और भी बहुत सारे जो एजेंसियां हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जब वो काम करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनको यह प्राधिकार किसी विधि के द्वारा दिया गया है, कोई संहिता है जो उनको यह अधिकार देती है, और वो कृत्य करते हैं। और ऐसे कृत्य के करने में अगर किसी को कोई क्षति होती है, कोई हानि होती है, तो क्या वह उसके लिए उत्तरदायी होंगे या नहीं होंगे। इन तरह की बातों को इस अपवाद के रूप में देखा जाता है, और इसको भी हम केस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और इसके लिए जानना यह जरूरी है कि यह सांविधिक प्राधिकारी का जो अपवाद है वो किन तरह के मामलों में लागू किया जाता है। तो यहाँ आप जरूर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो इस तरह के कार्य होते हैं और जहाँ पर कानून के द्वारा उनको अधिकृत किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि आपको यह कार्य करना है, और ऐसे कार्य को करते वक्त अगर किसी अपकृत्य की घटना होती है और माना जाएगा कि आपने यह अपकृत्य नहीं किया है और आपको इसका बचाव मिलेगा, क्योंकि यह एक सांविधिक प्राधिकार का मामला बनता है। जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में अगर बताया जाए कि यदि किसी पुल का निर्माण कानून के अधिकार के तहत किया जाता है, और यदि किसी को एक विशिष्ट अवधि के लिए उस रास्ते से गुजरने और यातायात के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो उन बिल्डरों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लाया जा सकता है जिन्होंने इसका अनुसरण किया है। तो आपको पता है कि जो सदोष अवरोध और जो ये अवरोध प्रकट करने का जो अपकृत्य होता है, तो एक पुल का निर्माण चल रहा है, आपको पता है कई बार ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, आपके रास्ते को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं आप इधर से नहीं जाता, आप इधर से जाएंगे। कई बार कोई ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है वहां से आपको कुछ दिनों के लिए हटाया भी जाता है क्योंकि संभावित खतरे होते हैं। तो ऐसे कृत्यों के लिए अगर आप उन एजेंसियों को, उन बिल्डरों को आप अगर जिम्मेदार ठहराने लगे तो जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं से प्रभावित हो जाएंगे। तो उनको प्रभावित नहीं होने देने से बचाने के लिए इस तरह के अपवादों को कोर्ट ने स्वीकृति दी है। और इसके संदर्भ में कुछ वाद ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक वॉन वर्सेस टैफ वैले रेल कंपनी का वाद था। इसमें प्रतिवादी जो थी वो एक रेलवे कंपनी थी, और उस रेलवे कंपनी के इंजन से कुछ चिंगारियां निकलती थी, और उस चिंगारी की वजह से कुछ लकड़ियों में आग लग गई, और आग लगने की वजह से जो आसपास के जो कुछ लोग रहते थे उनको भी उससे कुछ क्षति हुई। तो यहाँ यह देखा गया कि चूंकि जो चिंगारी था और उसका उत्सर्जन जो ना हो उसको देखभाल करने की जो जिम्मेदारी थी वह रेलवे की थी, और निश्चित रूप से जो कानून है उसके लिए उसको अधिकृत किया गया था कि आप यहाँ रेल चला सकते हैं और आप जो भी उचित देखभाल है वो आप कर सकते हैं, और ऐसा प्राधिकार था। और ऐसा देखा गया इस बात में कि हाँ, जो भी उचित देखभाल था वो किया जा रहा था रेलवे के द्वारा। तो जब उचित देखभाल किया जा रहा था रेलवे के द्वारा, उसके बावजूद अगर कोई चिंगारी होती है जिससे आग लगती है और घटना घटित होती है, तो ऐसे में जो एक सांविधिक प्राधिकार है उसकी वजह से रेलवे कंपनी को बचाव मिलता है कि नहीं भाई, ऐसे कृत्य के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
इसी तरह से एक और बात था इसके ठीक विपरीत, जो स्मिथ बनाम लंदन और दक्षिण पश्चिम रेलवे का था, इसमें कुछ घास काट के और बाढ़ की जो कतरने थी उसको नीचे छोड़ दी गई थी, किनारे छोड़ दी गई थी। यह एक लापरवाही का मामला था। और जब इंजन से चिंगारी निकली उस घास पर लग गई और उस घास पर आग लगने से आसपास फैल गई और बगल में किसी का मकान था उसको कुछ क्षति हुई। उसने वाद किया तो कोर्ट ने यह देखा कि हाँ, इसमें लापरवाही का भी मामला है रेलवे के पार्ट पर, और इस लापरवाही की भी वजह से ऐसा हुआ है। तो यहां पर जो सांविधिक प्राधिकार का बचाव था वह रेलवे को नहीं दिया गया और यहां पर उत्तरदायी ठहराया गया। इसी तरह से यह भी देखा जाना जरूरी है कि जो आपको सांविधिक प्राधिकार दिया गया है उसमें क्या शर्तें हैं और क्या यह एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट प्राधिकार है या यह कंडीशनल है। जब कंडीशनल होता है तब भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कंडीशन है उनको फुलफिल करते हुए आपने इसका प्रयोग किया है या नहीं किया है। अब हम जब इसके बारे में और बात करते हैं कि जो रेस्क्यू केसेस होते हैं, जो मैंने आपको पहले एक अपवाद बताया था जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का, उसके भी कुछ अपवाद होते हैं, इसलिए इसको अंत में रखा गया था इस चर्चा में कि अपवाद के भी अपवाद हो सकते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो रक्षण का अपवाद है यह एक अपवाद है जो अपवाद का अपवाद है, और हेंस वर्सेस हार्वुड का केस है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अगर बचाव करते वक्त अगर आपने कोई हानि सही है तो वहां पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का जो अपवाद है वह लागू नहीं होता है। और एक और सिद्धांत है जो अंतिम अवसर का सिद्धांत है, खासकर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है कि जो अंतिम अवसर का जो सिद्धांत होता है कि जो अंतिम अवसर है वह किसके पास था इस दुर्घटना से बचने के लिए, और जिसके पास भी वह अंतिम अवसर था स्वाभाविक रूप से उसको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और अब प्रोपोर्शन देखा जाता है कि वादी और प्रतिवादी का किस प्रोपोर्शन में गलती है, जैसा कि बिजलिम बीबी के केस में किया गया था 50-50% का, तो उस प्रोपोर्शन में उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। और अपवादों के संदर्भ में इस चर्चा के लिए आपके सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered. And indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia, which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. The adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled, in all of its adaptations almost, as Appointment in Samara. Here is the story. A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty-handed. Indeed, the servant had all gone white, and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture.
can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samarra and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samarra to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. "Why did you make a threatening gesture to my servant?" asked the master to Death. And Death replied, "It was not a threatening gesture. Rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today, because this evening I have an appointment with him in Samarra." See you in the next episode of Literary Snippet.